नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की क्या भूमिका है और मौजूदा दौर में मीडिया लोकतंत्र के चौथे खंभे का जो दंभ भरता है उसको किस रूप में साकार कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी मौजूद हैं। शिरीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप करीब 3 दशकों से पत्रकारिता जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग मीडिया संस्थानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का आपको अनुभव है। आप खुद एक शोधार्थी रह चुके हैं, पत्रकारिता की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पत्रकारिता जो खुद को चौथा स्तंभ कहता है, क्या वो मौजूदा दौर में चौथा स्तंभ होने की छवि बरकरार रखे है या उसमें कहीं कोई झुकाव आ चुका उस खंभे में? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उस खंभे में कोई झुकाव आया है या वो खंभा कितना प्रासंगिक है या नहीं है। हर काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ों का महत्व प्रतिपादित होता है। अब आज का जो मौजूदा दौर है वो एक ऐसा दौर है जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स और उसके अलावा संचार के ऐसे नए साधन सामने आ चुके हैं कि जो मीडिया जिसको कहा जाता है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल होता है, उससे एक सोशल मीडिया को एक अलग कर दिया गया है। सोशल मीडिया वो हो गया कि जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और इसी कारण जो एक जब चीज़ों का विस्तार होता है, जब उसके बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, तो वो जो मूल चीज़ होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले देश में 2 ही कारें आती थी, एम्बेसडर और फिएट। उसके बाद फिर जब बहुत सारी कारें आई तो उनका महत्व अपने आप कम हो गया। ऐसा नहीं है कि एम्बेसडर ख़राब हो गई या फिएट ख़राब हो गई, समय के साथ चीज़ें बदली। बुलेट का उदाहरण देख लें। बुलेट पहले बंद हुई, फिर उसके बाद से दोबारा नए स्वरूप में आई, उसकी डिमांड बढ़ी। रेडियो पहले बंद हुआ, बंद होने की कगार पे आया, उसके बाद फिर एफएम के रूप में सामने आया। मीडिया में भी अभी एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, जब सोशल मीडिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आगे लगा हुआ है और नेताओं के लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति है कि जब वो एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं या वो उसमें अपनी कोई बात कह देते हैं, छोटा सा वीडियो डाल देते हैं अपने बाइट का, और उससे वो आगे बढ़ जाते हैं। पर वो एक पक्षी संवाद होता है। पहले जो स्थिति थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक कल्चर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर वैसा नहीं रहा और शायद उसके पीछे एक बड़ी वजह तत्कालीन जो मीडिया था उस समय जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तो शायद उनका व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा होगा कि उनको लगा होगा कि शायद नेशनल मीडिया जो वहाँ का है देश का, उसने उनके साथ न्याय नहीं किया। तो उन्होंने एक उसका विकल्प ढूंढा जो बहुत प्रासंगिक नहीं बचा था, आकाशवाणी, दूरदर्शन, और उसके अलावा उन्होंने जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती पीआईबी, इन सब का सहारा लिया और उन्होंने फिर ट्विटर का बेहतर इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जो एक पक्षी संवाद जिसके बारे में लोग बाग कह रहे थे और जिसके बाद से ये बात उठी कि मीडिया का महत्व कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया का महत्व कम नहीं हुआ। उसमें ये हो गया कि यदि कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, पहले भी सरकार की आलोचनाएं होती थी। आपको याद होगा कि एक दौर था जिसके कारण यूपीए 2 जिस तरह से गिरा और जिसकी जो हार हुई, उसमें बड़ी भूमिका मीडिया की थी। और मीडिया की भूमिका क्यों आई? मीडिया की भूमिका तब आती है जब कोई सरकार कमज़ोर होती है या उस सरकार में बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं और जन आंदोलन स्वरूप लेने लगते हैं, तब मीडिया उसमें उसको सिर्फ एक स्वरूप देने का काम करता है या उसको आगे बढ़ाने का काम करता है या उसको शेप अप करने का काम करता है। क्योंकि उस समय देश की ज़रूरत ये थी कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, एक मजबूत नेतृत्व बने। इसमें कोई दो मत नहीं कि मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे प्रधानमंत्री के रूप में, और ईमानदार व्यक्ति हैं व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल जीवन में। लेकिन जो एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, उसके कारण उनके ऊपर, उनकी सरकार पे जो एलिगेशन लगे, जिसको कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो संभाल नहीं पाई अपने एलाइड पार्टनर्स को, जिसके कारण देश में फिर मीडिया की ज़रूरत हुई। मीडिया उस भूमिका में आया। जैसे आप भी वर्तमान दौर में देखें कि सुप्रीम कोर्ट, कोविड काल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अचानक से तेज़ी से सामने आई है। वो अखबार जो जनरली सरकार के, किसी की भी सरकार हो, वो बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते थे, उन अखबारों ने भी अभी एक रुख कोविड के समय इस तरह से अख्तियार किया कि
सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि बताएं भारत में मीडिया का महत्व कम हुआ। जब भारत में ऐसा लगा, जैसे कि आपका जो आशा है कि भारत में अभी भारत के मीडिया का जो महत्व कम हुआ, तो उसको फॉरेन मीडिया ने रिप्लेस किया। उसकी रिपोर्ट्स को लोकल मीडिया ने छापना शुरू किया। जब उन्हें लगा कि हम अपनी तरह से चीज़ों में, तो अभिव्यक्ति कहीं ख़त्म नहीं हुई है। ये हो सकता है कि सामने वाले जो पत्रकार हैं वो जिन संस्थानों को बिलोंग करते हैं वहाँ से हो सकता है उनकी अपनी कोई नीति हो, उनका कोई एजेंडा हो, लेकिन चाहे पत्रकारिता हो या राजनीति या कोई भी फील्ड हो, जब तक उसकी एक कोई ईमानदार नीति नहीं होगी या उसका कोई जन सरोकार से लेना देना नहीं होगा, चाहे बिजनेस में भी जो बिजनेस घराने जन सरोकार से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं या उनका कोई एथिक्स होता है, ध्येय होता है, वही ग्रो करते हैं। ऐसे ही मीडिया में वो लोग हैं जो एक एथिक्स के साथ चलते हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सारे लोग ख़राब हैं या सारे लोग अच्छे हैं, पर ये भी एकदम सच है कि पूरी तरह से निष्पक्षता जैसी चीज़ ना पहले थी ना भी है। अब चूँकि हर चीज़ की बहस सामने आने लगी है, हर चीज़ पे बात होने लगी है। पहले जो बात घरों में होती थी, अब वो बातें सड़कों पे होने लगी हैं। चाहे पारिवारिक रिश्तों की बात हो, चाहे दुनिया में किसी भी फील्ड की बात हो, तो हर चीज़ अब पब्लिक के लिए हो गई है। पहले हम जिन चीज़ों को, अपने शरीर के जिन अंगों को नहीं दिखाना चाहते थे, महिला या पुरुष, अब उसको दिखाने में अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं, या अपने परिवार की उन चीज़ों को। तो इसी तरह मीडिया को भी आप लीजिए कि मीडिया में भी वो जो चीज़ें पहले नहीं दिखती थी या कम्युनिकेशन गैप था, अखबार छप के आ जाता था, दूसरे दिन आप पढ़ लेते थे, उसके बाद दिन भर आपके पास न्यूज़ का कोई साधन नहीं होता था। अब क्या है, जो चीज़ अखबार नहीं दिखा पा रहे, बता पा रहे, वो मीडिया दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाते उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे माध्यम से लोग आगे करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता का एक फैक्टर है। अभी भी जो विश्वसनीयता का क्रम है वो वही है जो पहले था, कि लोग विश्वसनीयता के लिए उन संस्थानों की खबरों पर को देखना पसंद करते हैं जिनकी विश्वसनीयता कायम है। जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, उनसे हो सकता है कि कुछ एक वर्ग कुछ समय के लिए उनके साथ हो जाए, लेकिन वो वर्ग भी जानता है कि वो उस एजेंडे के कारण उसके साथ है। शिरीष जी, एक सवाल मेरा ये है कि लोकतंत्र का अर्थ जन से जुड़ा होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मीडिया भी जन सरोकार की बात करता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले जो प्री पोल सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे निकलते हैं, या उस समय मीडिया एक तरह की अति सक्रियता दिखाता है चुनाव के समय, तो चुनावों में जनमत निर्माण मीडिया के द्वारा किस तरह से किया जाता है? देखिए, चुनाव में मीडिया जनमत निर्माण कैसे करता है, इसका सवाल वहाँ से उठता है कि जनता में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण लें, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी सरकार थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि आप बोलें कि मीडिया ने जनमत निर्माण किया, तो ऐसा नहीं है। जनमत निर्माण तो चलता रहता है और जनता अपने मुद्दे उठाती जाती है, पर जब ऐसा होता है कि वो मुद्दे एड्रेस नहीं होते हैं तो फिर मीडिया के माध्यम सामने आते हैं। जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो वो कुछ मुद्दे उछालता है जिसको फिर मीडिया आगे बढ़ाता है। जब कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो वो मीडिया को बहुत महत्व देता है। जब वही दल सत्ता में आता है तो वो उसको महत्व देना कम कर देता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि उस समय उनको मीडिया की ताकत की ज़रूरत होती है, और मीडिया जनमत तभी निर्माण कर पाता है जब वो एक्चुअल में जनता की राय हो। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, ऐसा माना गया कि किसानों के कारण सरकार आई, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा नहीं था, वो तो एक तात्कालिक दिख रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो 15 साल में जो एड्रेस नहीं हुई थी। मेन बात यह है कि आप जो चीज़ें अनुत्तरित छोड़ देता है, जो भी सत्ताधारी दल जिन चीज़ों को अनुत्तरित छोड़ देता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उन अनुत्तरित चीज़ों को यदि लेकर आता है, या मीडिया उन चीज़ों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे 2014 के चुनाव में, आम चुनाव में मीडिया ने एक ढूंढने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार देश में मुद्दा है, लोकपाल एक मुद्दा है, और देश में ऐसे लोग शासन में आ रहे हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं। तब मीडिया ने अपनी भूमिका में मीडिया आया और मीडिया ने एक ऐसे नेतृत्व की मांग खड़ी की जो एक मजबूत भी हो और उसके ऊपर बहुत सारे उस तरह के आरोप नहीं हो। वो एक सक्षम नेतृत्व दिखे जिसकी देश को दरकार थी। हर समय में देश की जनता एक मुद्दे की तलाश में होती है, मतलब जो जिसमें उसको परेशानी होती है। जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी तो उस समय उनको ऐसा लगा लोगों को कि वो
बहुत एकाधिकारवाद से चल रहा है। तो जनता ने एक ज़रूरत महसूस की और उसको मीडिया ने भी महसूस किया, और मीडिया और जनता जब एक हो गए तो सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन जब उसी जनता को लगा कि ये जो सरकार चुनी गई है वो गलत सरकार है, तो उसने चीज़ों को अलग किया। तो जहाँ तक मीडिया की बात है, तो मीडिया उसमें सिर्फ एक कैटलिस्ट हो सकता है तब जब विपक्ष ठीक ठाक स्थिति में हो। लेकिन यदि विपक्ष बहुत कमज़ोर है तो मीडिया पूरी ताकत लगा के भी ना जनमत निर्माण नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, जब तक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होना चाहिए, और जनता उन मुद्दों को जिनको जनता एक्चुअल में एड्रेस करना चाहती है, जो उसकी वास्तविक तकलीफ है। जैसे आज के दौर में आप महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई की बात इसलिए बेमानी हो जाती है कि जो आम व्यक्ति है उसके दूसरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, मोबाइल के खर्चे या उसके दूसरे जो जिन चीज़ों में पहले वो खर्च नहीं करता था, इसके कारण वो महंगाई का मुद्दा राजनेता उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उसमें साथ में नहीं आती कि 100 रुपये का पेट्रोल हो गया तो उनके लिए वो जन आंदोलन का विषय नहीं बचा, सब्जी महंगी हो गई जन आंदोलन का विषय नहीं बचा, क्योंकि घरों का जो राशन का खर्च है वो उतना नहीं है जितना दीगर चीज़ों का खर्च बढ़ गया है। पहले घरों में राशन का खर्च जो होता था वही मेजर खर्च होता था। आज की डेट में जो राशन का खर्च है वो मेजर खर्च नहीं है, दूसरे खर्च मोबाइल और दूसरे टीवी रिचार्ज कराना और तमाम तरह के बाहर जाके खाने की पहले परंपरा नहीं थी, फिल्में लगातार इस तरह से मल्टीप्लेक्स में जाके देखने की परंपरा। अब एक आम साधारण आदमी भी, लोअर मिडिल क्लास भी इस तरह की चीज़ें, जीवन जो इस तरह का वो जीवन जीना चाहता है उस पर खर्च हो रहा है, इसलिए वो मुद्दे नहीं बनते। आज की स्थिति में मुद्दा क्या बनता है? आज की स्थिति में मुद्दा वह बनता है जिससे जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी ऑल टाइम ही मुद्दा रहता है, इसलिए वो उस तरह से नहीं दिखता। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अभी इस समय का एक दौर जो 2016 में पहली बार नोटबंदी में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन जीएसटी में थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन इस समय कोविड काल में जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया दूसरी लहर में, उसके कारण एक आपको जो मीडिया में भी और जनता के बीच में भी एक उनकी जो स्वीकार्यता में कमी दिखाई दे रही है, उसका एक बड़ा कारण है। श्री जी, वर्तमान दौर में ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता बड़ा प्रचलन में है। पत्रकारिता तो सिर्फ पत्रकारिता होती है, राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी पत्रकारिता क्या होती है? देखिए, तो टैग दें, एक दूसरे को टैगिंग करने वाली बात है कि मैं आपसे बोलूं कि आप बताएं नीले रंग की शर्ट पहने हुए हैं, मैं सफ़ेद रंग की शर्ट पहना हुआ हूं, तो ये नीला पत्रकार हो गया, ये सफ़ेद पत्रकार हो गया। ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। लोगों का एक विचारधारा के प्रति आकर्षण शुरू से रहा है, उसका प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है। कोई पत्रकार वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित हो सकता है, कोई पत्रकार समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, कोई कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो राष्ट्रवाद वाली बात है, और जैसा एक पक्ष बोलता है कि ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता, एक पक्ष बोलता है ये गोदी मीडिया है, तो हमेशा जिसको जो पक्ष सूट करता है वो दूसरे पक्ष पर उस तरह का आरोप लगा देता है। लेकिन हमें ये देखना है कि जब वो खबर को बना रहा है तो उस खबर के साथ वो कितना न्याय कर रहा है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो एक तरह से दिखाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें अच्छी, हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें अच्छी कर रही हो, पर 10% चीज़ें वो भी हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं, जिनसे परेशान हैं। जब लॉकडाउन का फैसला हुआ तो सरकार ने जो फैसला किया कि सारी रेल, बस, प्लेन सब बंद हो गए, तो जो लोगों की परेशानी थी वो जिन्होंने दिखाई, वो क्या वो राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं थे? उन्हें तो राष्ट्र की पीड़ा दिखाई। पर ये बात कहना कि जो केवल सत्ता के साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो सत्ता को आईना दिखा रहा है वो गैर राष्ट्रवादी है, ये परिभाषाओं का फेर है। ये जिस तरह से लोग भगवान को बांटते हैं, उस तरह की बात है कि आप जनता के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या सत्ता पक्ष को ये मुफीद लगता है कि वो लोगों को बोले कि ये राष्ट्र विरोधी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी देशद्रोह की परिभाषा को बहुत परिभाषित किया अच्छे ढंग से, कि उसका कहना था कि इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं बोल सकते जब तक वो देश विरोधी गतिविधि में उस तरह से संलग्न नहीं हो। केवल आपकी आलोचना करने से कोई व्यक्ति देश विरोधी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है, इस बात को बहुत क्लियर करके रखा है, चाहे वो आम व्यक्ति के लिए हो चाहे मीडिया के लिए हो। हमको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है उस पर ही हमको भी रिलाई करना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमको चीज़ों को देखना चाहिए। श्री जी, आपको लगता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो इस वक्त स्वस्थ लोकतंत्र है?
हमने मई 2018 में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश निकल कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। मीडिया की उपयोगिता वहाँ नज़र आई। उसके बाद मीडिया ने क्या भूमिका निभाई और कैसा लोकतंत्र अभी मौजूदा स्वरूप में आप देखते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल से एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या उन न्यायाधीशों ने अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम के लिए वो किस चीज़ के लिए मीडिया में आए थे, क्या बताने के लिए मीडिया में आए थे? जब भारतीय संविधान में स्पष्ट विभाजन है कि किसकी सीमाएं कहाँ पे ख़त्म होती हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई औचित्य नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, मीडिया के जिन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराया था, उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि उनमें जो जजेस थे उसके बाद उनका जो आचरण रहा, जिसको लेकर फिर उनके ऊपर सवाल खड़े हुए उनके व्यक्तिगत आचरण को लेके, उस पर मीडिया ने आगे कभी बात नहीं की या देश में उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। ये उनमें से एक शख्स ये भी हैं जो अपने सीनियर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन इन्होंने इनका आचरण कैसा रहा है, तो उस विवाद में तो पढ़ने का कोई विषय है नहीं। वो उनको लगा कि हम अपनी बात किसके सामने कहें, तो उसने वो मीडिया के सामने आए। अब ये मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई उसकी पड़ताल करना। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देना मीडिया का काम नहीं है, वो तो एक पक्षीय आरोप हो गया और सरकार उस न्यायाधीशों पे कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उस तरह से उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपना बोल के निकल गए। उन्होंने किस उद्देश्य से बोला, उनका क्या मोटो था, उनके बीच में क्या मनमुटाव था, क्या उनके बीच में समस्या थी कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में समस्या थी, ये बात सामने नहीं आई। सामने ये बात नहीं आई कि कौन समस्या कहाँ थी। न्यायाधीशों के बीच में कार्य विभाजन को लेकर समस्या थी कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में सीमा रेखा की समस्या थी, तो वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। और शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा ऐसा कि जब इस तरह से न्यायाधीश सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे। उसके पहले भी बहुत सारे, जो कलकत्ता के एक न्यायाधीश थे जिन्होंने दलित होने के कारण उनका कहना था कि उनके साथ भेदभाव हुआ, अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का उसमें, तो उस विवाद में हमारा पढ़ने का इसलिए कोई विषय नहीं है, वो पूरी तरह से एक न्यायपालिका का विषय है। और उसके अलावा उन सब चीज़ों के लिए जजेस की कमेटी जो इसे तय करती है कि किस तरह से। लेकिन मीडिया को खुद सोचना चाहिए था कि जिन चीज़ों के लिए उन्होंने जिन विषयों को उठाया, जिन चीज़ों उनकी पड़ताल कम से कम मीडिया करता है। श्री जी, मौजूदा वक्त में जन की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि मीडिया जनता की बात करता है, जनता को मुद्दों को समझने की शक्ति देता है, जनता के विचारशीलता पैदा करता है, जनता को ये बताता है कि ये सही है, ये गलत है, एक तरह से जन जागरण का काम करता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियामक संस्था नहीं है। वहाँ अविश्वसनीयता ज़्यादा है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका आम जनता ये चेक नहीं कर सकती। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया जब सोशल मीडिया की ही चर्चा अपने प्लेटफॉर्म पर करने लगे, तो फिर जनता के लिए मीडिया के पास क्या बचा कि वो जनसरोकार जैसी कोई चीज़ वहाँ पेश कर पाए? देखिए, इसके लिए मुझे पत्रकारिता पेशे के बारे में बात करने की ज़रूरत है। जैसे एक व्यक्ति लॉ की डिग्री लेने के बाद वकील नहीं कहलाता, उसके लिए उसको बार काउंसिल की सदस्यता लेनी पड़ती है। उसके जो मानदंड हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उसमें शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं ऐसा ऐसा आचरण नहीं करूँगा, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको देना पड़ता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, मैं इस तरह से फ़ीस नहीं लूँगा, मेरे फ़ीस, उसकी सब चीज़ों का एक उनका एक लिखित संविधान होता है जिस पर बात होती है। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें आने वाले किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास डिग्री, और डिग्री यदि है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि भाई इसका आपने कहीं पर इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और सोशल मीडिया तो उससे भी आगे है कि आपको एक पत्रिका निकालने के लिए तो आपको तहसीलदार के यहाँ जाके आवेदन करना पड़ता है, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर RNI जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसके लिए INB मिनिस्ट्री से आपको परमिशन, तमाम तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। तो जब जवाबदेही नहीं होगी तो कोई बात किसी को भी कुछ भी कहेगा और कुछ भी बात चलेगी। जैसे ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसमें उसका मूल खबर क्या है उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
यदि किसी को मूल खबर मालूम तभी वो उस खबर को फॉलो कर सकता है। और उसमें अब उसमें भी हो गया कि ट्रेंडिंग कराना, मतलब हम ज़बरदस्ती थोप रहे हैं चीज़ों को। व्हाट्सएप इसलिए अविश्वसनीय, लोग बोलते हैं इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको लेके जब हम घर जाते हैं तो हमारे घर में घरों की महिलाएं या हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं ऐसा व्हाट्सएप में आया, ऐसा कुछ है क्या। इसका मतलब कि उस विश्वसनीयता पे दिक्कत है। लेकिन जो आपने बात की कि उस पर नेशनल मतलब जो मूल मीडिया है या मेन स्ट्रीम का मीडिया है उस पर चर्चा करता है, तो उसका कारण ये है कि वो जन चर्चा के बीच की चीज़ है, इसलिए उस पर चर्चा करना ज़रूरी है, उसका फैक्ट चेक करना ज़रूरी है, उस पर बात करना ज़रूरी है। यदि वो मेन स्ट्रीम की मीडिया की निगाह से छूट गया है तो अब हर जगह जिसको सिटीजन जर्नलिस्ट या आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया में भी लोग ऐसे हैं जो रोज़ मुद्दों पे लिखते हैं, फेसबुक में लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं और तमाम तरह के जो मंच हैं उन पे लिखते हैं, व्हाट्सएप में अपने ग्रुप बना के उस पर लिखते हैं, यूट्यूब में चैनल चल रहे हैं। तो जब तक किसी चीज़ की जवाबदेही तय नहीं होगी, वो तो ऐसा है कि चर्चा करने की बात है तो टीवी में तमाम तरह की चर्चा होती है, टीवी में या फिर अखबारों में। आप देखते होंगे जो बाबा बैरागी जो ताबीज़ से लोगों का जीवन बदलने की बात करते हैं उसको भी लोग दिखाते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उतनी गंभीर है, या उसकी यदि गंभीरता है और उसमें यदि कोई संदेश देना चाहते हैं तो उसके कारण उससे चर्चा हो सकती है कि आपको इन चीज़ों से बचना है या ये चीज़ें चर्चा में हैं तो इससे आपको दूर रहना, या इसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि आप सोशल मीडिया की चर्चा यदि मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी सच्चाई में पड़ताल हो जाए और वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। श्री जी, चर्चाओं की आपने बात की, न्यूज़ चैनलों में खासकर प्राइम टाइम में चर्चाएं बहुत होती हैं। अलग अलग चैनलों के अलग अलग चर्चाओं के शो हैं। उनकी भाषा शैली जो मौजूदा दौर में हम देखते हैं, हल्ला बोल, शंखनाद, ताल ठोक के, दंगल, आर पार, बिग फाइट, ये जो शब्दावली है इसको देख के आपको लगता है कि ये कोई स्वस्थ विषय पे कोई यहाँ बुद्धिजीवी लोगों की बात होने वाली, या कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा देने वाला कोई ऐसा शो है जहाँ जनता को मनोरंजन मिलने वाला है। तो ये जो मीडिया की भाषा शैली है, वैसे ही हम अखबारों में देखते हैं कि बहुत सारी अशुद्धियाँ, हिंदी की त्रुटियाँ, वहाँ भी हेडलाइंस को कैसे हम ऐसा बनाएं कि पब्लिक का ब्लड प्रेशर बढ़े। तो ये भाषा शैली की जो गिरावट आई है पत्रकारिता में, इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, आप हर चीज़ को घर से देखिए। आप किसी भी चीज़ को देखना है, चाहे राजनीति को देखना है, चाहे समाज को देखना है, चाहे मीडिया को देखना है, चाहे किसी भी चीज़ को देखना है, तो आप उसको घर से देखने की शुरुआत कीजिए। क्या घरों में वैसे संस्कार बचे हैं? क्या घरों में वैसी संस्कारिक भाषा बोली जा रही है? आप बच्चों की आपस में बात सुनेंगे तो आप नहीं बोल सकते। आप जिस युग में पढ़े होंगे तो आप अपने माता पिता को कैसे संबोधित करते होंगे, और आज आपके बच्चे आपको कैसे संबोधित करते हैं, या वो बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं। तो जब भाषा विकृत होती है, या भाषा जिस तरह की आप भाषा की बात कर रहे हैं, तो आप फिल्मों से देखिए। फिल्में समाज का दर्पण है। फिल्मों में आप देखेंगे तो आप साफ तौर पर पाएंगे कि फिल्मों में भाषा किस तरह, गाने किस तरह के हो गए। पहले के गाने आज भी लोग सुनते हैं, अभी के गाने कुछ समय के लिए हिट होते हैं। कि सलमान खान की नई फिल्म आई, उसका ये वाला गाना आइटम सॉन्ग, ये नाम दे दिया गया। लेकिन वो आइटम सॉन्ग, यदि शोले का आइटम सॉन्ग की बात करें तो शोले का आइटम सॉन्ग ज़्यादा आज भी प्रासंगिक है। उसमें जो बात कही गई है, जो चीज़ आज के आइटम सॉन्ग में, उसमें बहुत अंतर हो गया चीज़ों में। तो समाज में जो चीज़ मीडिया में आ रही है, मीडिया के लोग कोई समाज से बाहर से तो आते नहीं हैं, समाज का ही एक अंग है। वो जिस परिवार में, जिस परिवेश में पले बड़े हैं और जो परिवेश की डिमांड है। आप नेताओं की भाषा शैली देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जिस भाषा शैली में भाषण देते थे, और उसके बाद जो राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी जिस भाषा शैली में बात करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। पहले हर पद की एक मर्यादा थी, उसके अनुरूप पार्टी के नेता एक दूसरे से बात करते थे, संवाद करते थे, आरोप भी लगाते थे, उसमें भी एक मर्यादा थी। अब वो मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, और वो इसलिए हो रहा है जब हमारा पठन पाठन कम होता है, जब हमारा स्वस्थ डिस्कशन कम होता है, जब हम दिन भर सिर्फ बात ही बात करेंगे, संवाद ही संवाद करेंगे, तो हम चिंतन कब करेंगे? जब हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो फिर उसका परिणाम कैसा आएगा? जब हम पूरे समय जो अच्छी बात है वो कम शब्दों में लिखी जाती है, और जो खराब बात है उसको विस्तार लगता है, उसके लिए बहुत लंबा लिखा, वो निरर्थक होता है।
जो अच्छी बात है वो कम शब्दों में कही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे इंस्टेंट का ज़माना आ गया, खाने पीने में महंगी हो गई चीज़ें। आज हमारे पास जिस तरह से मीडिया 24 घंटे खबरें उपलब्ध हैं, लेकिन आप हम आपसे पूछेंगे आप दिन की 20 खबरें बताइए तो आप नहीं बता सकते, जबकि आप दिन भर खबरों को स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर अलग अलग मीडिया में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, आप अखबार में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं, दुनिया भर की तमाम तरह से आपके पास सूचनाएँ हैं, लेकिन आपके दिमाग में कितनी सूचनाएँ ठहर रही हैं? नहीं ठहर रही। क्यों नहीं ठहर रही? क्योंकि उनका प्रवाह इतना ज़्यादा है। अब प्रवाह जब ज़्यादा होगा किसी चीज़ का तो उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आएगी। यही कारण है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या दिखा दें। और जो बात आपने कही कि चैनलों में इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है, ये आपस में कंपटीशन है। उनको इसको बोलना चाहूँगा कि दिमाग में या उनकी 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 चिंतन शक्ति या उनकी विचार शक्ति में कमी है, उसका नतीजा है। और मुझे लगता है शायद दर्शक के भी जो सोच समझ है वो भी चेंज हुई है, जिसके कारण लोग जैसा देखना चाहते हैं वैसा वो दिखाना चाहते हैं। और ऐसा वर्ग भी है जो एक अच्छी स्वस्थ बहस देखता है। मैं किसी टीवी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सरकारी कुछ टीवी चैनल ऐसे भी हैं जो बड़े अधिकारी या अच्छे लोग उन पे बहस देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भाषा की मर्यादा भी है और उसमें एक सार्थक बहस भी है, उसका एक अंजाम तक पहुंचाने के बाद। लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं जाते, उनको लगता है कि वहाँ पर वो लोग सरकार से बंधे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा वैसा खुला डिस्कशन नहीं हो पाता। लेकिन जो सरकार से बंधे हुए भी हैं वो जिस तरह का डिस्कशन करते हैं, ज़्यादातर बहस में आखिरी में आपको कोई परिणाम दिखता नहीं है। वही गेस्ट होते हैं और वही सब्जेक्ट होता है, घुमा फिरा के सारे चैनलों में वही बात होती है। बहुत कम जगह ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे कोई सार्थक बहस होती है। जो जहाँ पे सार्थक बहस होती है वहाँ पे दर्शकों की कमी है। शिरीष जी, मीडिया के व्यावसायिक हो जाने पर पेड न्यूज़ जैसी जो प्रवृत्ति, एक बुराई सामने आई है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा संकट है। कैसे दूर होगा? देखिए, हर समस्या का समाधान जनता के पास है, दर्शक के पास है, व्यूअर के पास है, लिसनर के पास है, पाठक के पास है। जब तक हम देश के लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, और मुझे लगता है मैं बहुत सोशल मीडिया का समर्थक नहीं हूँ, तब भी मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें उजागर कर दी हैं। ये अब अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, उसमें कौन सी खबर पेड न्यूज़ है और वो क्यों लिख रहा है, ये सोशल मीडिया में आ जाता है। और उसके कारण अब जो बीच में एक प्रवृत्ति डेवलप हुई थी वो अब कम होती हुई दिख रही होगी आपको। बीच में एक दौर ऐसा था, ये चीज़ शुरू में 90 लास्ट के दशक 90 आखिरी में ये शुरू हुआ और फिर ये 2010 के आसपास पीक पर आया। अब ये ढलान पर जाने लगा। लोगों को देख के खुद समझ में आ जाता है ये पेड न्यूज़ है, और ये बताएं अखबार में ही छपा है तो ये क्यों छपा है, उसके पीछे जनता इस बात को समझ चुकी है बहुत अच्छे से कि प्लांटेड खबरें क्या हैं और ओरिजिनल खबरें क्या हैं। जो आपने एजेंडा की बात की थी, तो जनता ये भी समझती है कि ये जनता का एजेंडा है कि ये अखबार का एजेंडा है। और यदि अखबार का एजेंडा जनता का एजेंडा, यदि अखबार का एजेंडा है तो लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन अखबार का एजेंडा जनता का एजेंडा बनाने की कोशिश की जाएगी अखबार या टीवी चैनल में, तो वो स्वीकार नहीं होता। और ये आप देख लेंगे कि गलती एक बार हो सकती, बार बार नहीं होती लोगों से। श्री जी, लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, बंधुत्व, न्याय, तो इन सिद्धांतों के साथ क्या मीडिया मौजूदा दौर में न्याय कर पा रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि 90% मामले में न्याय होता है। 90% मामलों में न्याय होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि हर व्यक्ति ख़राब नहीं होता, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। आप किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि मैंने बोला कि एक दौर ऐसा है जहाँ पे चीज़ें खुल के सामने दिख रही हैं, जहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, साफ तौर पे दिखाई देने लगती हैं। यदि किसी व्यक्ति का आचरण जो है तो वो न्याय कर रहा है तो वो दिखता है, और वो यदि न्याय नहीं कर रहा तो वो भी दिखता है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा दौर में वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं, वो चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपने देखा कि कोविड काल में कई लोगों को, जिनको इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो आखिर मीडिया तो सामने लाया, मीडिया ने वो सच दिखाया, मीडिया ने ही उन लोगों को न्याय दिलाया।
मीडिया के कारण ही कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऐसा इंजेक्शन लगता है जो 15 करोड़ 20 करोड़ का आता है, वो मीडिया जब उन चीज़ों को दिखा तब तो उस गरीब माता पिता के पास वो 20 करोड़ रुपए पहुँचे। यदि मीडिया नहीं होता तो ये संभव था क्या? क्या आप मानते हैं कि नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद ये जो लंबे समय से नासूर हैं भारत में, इनको रोकने में या इन पर अंकुश लगाने में मीडिया की कोई भूमिका रही है? देखिए, मीडिया का काम किसी चीज़ पे अंकुश लगाना नहीं है। मीडिया का काम चीज़ों को सामने लाना है, उसकी सच्चाई। यदि नक्सलवाद है तो क्यों है, और नक्सलवाद का समाधान क्या है? यदि वहाँ की जनता, जैसे अभी बस्तर में एक शांति प्रक्रिया चल रही है, तो जनता शांति चाह रही है और जनता उसके साथ, तो मीडिया वो दिखा रहा है। नक्सली अपना पक्ष रखते हैं तो वो भी दिखाते हैं, पुलिस अपना पक्ष रखती है उसको भी दिखाते हैं। मीडिया काम किसी चीज़ को अंकुश लगाना नहीं, क्योंकि हमारे पास ना कोई दंडात्मक शक्ति है, ना हमारे पास ऐसा कोई पावर है। जिसको आपने चौथा स्तंभ शुरू में कहा, तो ऐसा स्तंभ दिखाई भी नहीं देता। शेर में जैसे जो अशोक का चिन्ह के साथ जो शेर है, उसका चौथा मुंह आपको नहीं दिखाई देता। तो मीडिया की भूमिका, आप भले बोलें चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो मीडिया का काम अंकुश लगाना नहीं। मीडिया एक मीडिया का काम है सच को सामने लाना। मीडिया कोई एक्टिविस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता। मीडिया का काम सिर्फ है उसको सामने लाना, उसमें हिस्सा बनना मीडिया काम नहीं है। क्योंकि यदि मीडिया एक इशू में हिस्सा बन गया तो फिर बाकी इशू का क्या होगा? उसको तो सब चीज़ का दिखाना है, हर चीज़ के रोज़ नए मुद्दे आ रहे हैं, उसको जनता के सामने ला के दिखा देना है कि ये सरकार यहाँ पे गलत है, या यहाँ पे ये लोग गलत हैं, या यहाँ पे इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। ये उसका काम है। फिर उसके लिए जिन लोगों को सैलरी मिल रही है, जिनका उत्तरदायित्व, जिनको उस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो उनका काम है। जैसे नक्सलवाद पे आपने बात की, उग्रवाद पे बात की, आतंकवाद पे बात की, ये काम किसका है? सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, और उसमें जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका काम है। मीडिया का काम है इन सब के बीच में क्या चल रहा है, उसमें कैसे बेहतर हो सकता है, कहाँ का मॉडल सफल रहा, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाना। और नक्सल यदि गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में मीडिया दिखाता है कि आप गलत कर रहे हैं। अंकुश कैसे लगाएगा? आप बताइए ना, अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? अंकुश लगाने का काम तो सरकार का है, डिसीजन सरकार को लेना है। मीडिया को उसके पहलुओं के बारे में बताना है कि कौन सा पहलू है जिसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है, जिसको लेके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मीडिया काम समाधान सजेस्ट करना, समाधान नहीं बन सकता। मीडिया समाधान के लिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। वो प्रतिनिधि लोगों को प्रशासन के रूप में नौकरी में रखते हैं, जिसमें कलेक्टर, एसपी, ये बाकी लोग, जिसके माध्यम से प्रशासन चलता है। शासन वो है जिसको जनता चुनती है, और वो लोग वो हैं जो जिनसे काम कराते हैं, जिनसे एग्जीक्यूट कराते हैं। मीडिया का काम है उन सब चीज़ों की सच्चाई दिखाना, यदि कहीं गड़बड़ है तो उसको दिखाना। यही इन तीनों चीज़ों पे लागू होती है, उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद पर, कि मीडिया उसकी सच्चाई बताएगी, इसके कारण कितना नुकसान हुआ, क्या हो रहा है, और वाकई में यदि नक्सलियों के साथ ग्रामीण हैं तो वो क्यों हैं, सरकार वहाँ क्यों फेल है, और इसका समाधान कैसे हो सकता है, इसके लिए कहाँ पे कमी रह गई प्रयासों में। ये मीडिया का काम है। मीडिया काम किसी चीज़ पे अंकुश लगाना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना मीडिया काम नहीं है। ये थे डॉक्टर शिरीष मिश्रा, जो एक न्यूज़ चैनल के संपादक हैं। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की भूमिका को लेकर के विस्तार से अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में मीडिया एक छुपा हुआ शेर है, जिसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति जंगल में ज़रूर होती है।